अभी मैं बैठी रो रही थी कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। अख्तर घबरा गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो अपने दादा को खड़ा पाया। अख्तर को आसमान घूमता हुआ महसूस होने लगा। उसकी कोशिश थी कि वो किसी तरह अपने दादा को वहां से सीधे उनके कमरे की जानिब ले जाए, मगर कमरे की जानिब जाते हुए भी राहदारी से गुजरना जरूरी था। जब मेरी सिसकियों की आवाज़ सुनी तो बजाय अपने कमरे की तरफ जाने के मेरी जानिब चले आए। मैं 15 बरस की नादान लड़की इस जमाने की ऊंच नीच से नावाकिफ थी। दुनिया को अपनी सादा और मासूम जज्बात की नज़र से देखती थी। तब ये दुनिया मुझको बड़ी भली लगती थी। अगरचे गुर्बत के मनहूस साए हरदम मेरी माँ के दिल में अंधेरा ढाए रहते थे, फिर भी मैंने कभी जिंदगी को बहुत ज्यादा तल्ख और नाकाबिले बर्दाश्त महसूस न किया था। रूखी सूखी जूं तो मिल ही जाती थी। अभी आरज़ों की दुनिया में हलचल न मची थी, न ख्वाहिशों के गुंचों ने आंखें खोलकर दिल में चटखना सीखा था। माँ घरों के काम करती थी, बाप था ही नहीं। हम 3 बहनें घर में ही मेहनत मशक्कत का काम कर लिया करती थी। बड़ी 2 बहनों को कढ़ाई सिलाई अच्छी आती थी। मैं क्योंकि सबसे छोटी थी, इसलिए जिम्मेदारी से तकरीबन आज़ाद समझी जाती थी। मन चाहा तो 2 टांके लगा दिए, वरना नहीं। माँ काम पर जाती, बहनें घर के काम में या फिर कढ़ाई सिलाई में मसरूफ़ हो जाती। मैं बेकार में इधर उधर खिड़कियों में से सड़क पर झांकती, कभी छत पर चढ़ जाती। हर जगह तन्हाई काटने लगती और दिल कहीं भी ना लगता। अम्मा को साथ ले जाने पर एतराज़ था और मेरी ये ख्वाहिश होती कि किसी तरह उनके साथ लगी फिरूं। मुझे दूसरों के घरों से बड़ी दिलचस्पी थी। मज़े मज़े की बातें सुनने को मिलती, दिल सारा दिन बहला रहता, इसलिए कभी कभार मौका निकालकर माँ के साथ चिपक जाती थी। माँ को बहनों की शादी की बहुत फिक्र थी। उनका अभी तक कहीं भी रिश्ता तय न हो सका था। ये नहीं कि रिश्ते आते न थे, रिश्ते बहुत आते थे, मगर सभी आखिर में मुझको पसंद कर लेते थे। मैं दोनों बहनों से ज़्यादा खूबसूरत, सेहतमंद और कम उम्र थी, इसलिए जो लोग बहनों को देखने आते, मुझे देखकर अपना इरादा बदल देते। जाहिर है अम्मा को बड़ी लड़कियों की फिक्र थी। मेरा रिश्ता कैसे कर देती? वो साफ कह देती थी कि जब तक मेरी बड़ी लड़कियों के हाथ पीले नहीं हो जाते, छोटी के रिश्ते का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर आने वाले खाली हाथ लौट जाते। एक रोज़ अम्मी ने मुझे समझाया, देखो हमेरा, जब तुम्हारी बड़ी बहनों के रिश्ते के लिए लोग आए तो तुम सामने मत आना। जब तक दोनों के रिश्ते तय न हो जाएं, तुम्हारा सामने आना ठीक नहीं है। इस बात को समझकर ध्यान में रख लो। मैं ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई कि मेरे सबब से उनके रिश्ते न हो सकते थे। मैं खुद को अपनी बहनों की खुशियों का कातिल समझने लगी और एहसासे जुर्म में मुब्तला हो गई। यहाँ तक कि अब मैं अपनी बहनों के सामने आने या उनसे आंख मिलाने से भी हिजाब महसूस करने लगी थी। एक रोज़ मेरी खाला आई। उस वक्त अम्मी सामने के बंगलों में काम करने गई हुई थी। खाला कहने लगी, हमेरा, आज तेरी माँ से बहुत ज़रूरी काम है। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम माँ को कहीं से बुला के ले आ? मैंने कहा, ये भी कोई बड़ी बात है। माँ सामने के घरों में काम करने गई हैं, मैं अभी जाकर बुला लाती हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचे जा रही थी कि ज़रूर खाला मेरी बहनों के लिए रिश्ते की बात करने आई होंगी। इससे ज़रूरी बात भरा और क्या हो सकती है। मैं सबसे पहले मलिक साहब के घर गई, क्योंकि अम्मी पहले वहीं जाती थीं। उसके बाद दूसरे घर का नंबर आता था। मैंने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला और मलिक साहब का लड़का अख्तर बाहर निकला। मैंने उसके चेहरे पर एक उचटती हुई नज़र डाली और सपाट आवाज़ में दरियाफ्त किया कि क्या मेरी माँ अंदर है। उसने मेरा रास्ता छोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, वो अंदर है। मैं बिला झिझक अंदर चली गई, क्योंकि मैं अक्सर उनके घर आती थी। मलिक साहब की बीवी अच्छी औरत थी और हम माँ बेटियों से बेहतर सुलूक रखती थी। मैं सीधी गुस्ल खाने की सिमत गई, जहाँ अम्मी कपड़े धो रही थी, मगर उस वक्त गुस्ल खाने में नहीं थी। वापस आकर अख्तर से दरियाफ्त किया कि घर में तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, माँ कहाँ है? वो बोला, इधर अंदर कमरे में है। मैं समझी कि वहाँ झाड़ू पोंछा कर रही होंगी। मैं बेधड़क कमरे में चली गई। जो ही मैं अंदर दाखिल हुई, अख्तर भी वहाँ आ गया। कमरा खाली था। मैं हैरत से अख्तर की तरफ देखने लगी, फिर समझ गई कि घर खाली है और अख्तर मुझे घेर कर यहाँ लाया है। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझको बाहर जाने दो, वरना इतना शोर मचाऊंगी कि लोग तुमको घर के अंदर आकर पकड़ लेंगे। वो बड़ी ढिठाई से बोला, इसमें तो तुम्हारी बदनामी होगी, भला मेरा क्या जाएगा? तुम तो खामखा डर रही हो। मुझे जाने दो, खाला इंतजार कर रही हैं। एक शर्त पर जाने दूंगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर दबा दो। मैं समझ रही थी कि ये शर्त इतनी सादा नहीं है, ताहम क्या चारा था कि मैं उसका सर दबा दूं। शायद इतनी देर में कोई आ जाए और मैं तबाह होने से बच जाऊं। मैंने कहा, अच्छा तुम कुर्सी पर बैठो, मैं दबा देती हूँ, मगर जल्दी मुझको जाने देना। खाला घर पर मेरा और अम्मी का इंतजार कर रही हैं। अभी मैं बात पूरी न कर पाई थी कि अख्तर ने मेरी कलाई को मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, जाहिर है इसके वजाहत करना बेकार है। जो मेरे वहमो गुमान में भी ना था, इस तरह और अचानक पेश आ गया कि मुझे सोचने समझने का मौका न मिला, न ही फरार का कोई रास्ता नजर आया।
अब अख्तर मज़े से बैठा हंस रहा था और मैं रो रही थी। गम इस कदर था कि कलेजा फट रहा था, मगर इस जालिम को मेरे दुख का ज़रा एहसास न था। वो तो ऐसे खुश था जैसे उसने कोई दुनिया फतह कर ली हो। जब काफ़ी देर ऐसे ही गुजर गई तो वो बोला, अब खुदा के लिए जाओ, कोई आ जाएगा और तुमको इस हाल में देख लेगा तो क्या सोचेगा? मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। जाहिर है ये मेरा घर और मैं इसका मालिक हूँ। तुम ही बेआबरू करके यहाँ से निकाली जाओगी। तेरी माँ की नौकरी भी जाएगी। ये आंसू बहाना छोड़, ये बस घड़ी भर के हैं। कल देखना कैसे खुद मुस्कुराती हुई आएगी। मैं उसकी बातों पर दिल ही दिल में बद्दुआ देती रही। उठ के जाना तो मैं चाह रही थी, मगर ऐसा लगता था जैसे किसी ने रूह को जिस्म से जुदा कर लिया हो और अब अपनी लाश को खुद उठाए जाना दुश्वार हो गया हो। जरा गम कम होता तो उठकर घर जाती। अभी मैं बैठी रो रही थी कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। अख्तर घबरा गया।